जिस तरह एक माँ क्या करती है, अपने बच्चे को अपने गोद में उसके गर्मी के लिए अपने गोद में रखती है, क्या होता है कि वह बीज का टुकड़ा जो एक नई जिंदगी देने वाला है, इसके फादर का रोल प्ले करता है। बोलता है कि बेटा तुम यदि यहाँ पे कि गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़का होने वाला है, तो यही एंटीमुलेरियन हार्मोन क्या कर इमोशन हो गया, वह अपना दोस्त को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशन हो गया, बोला मेरा दोस्त तुम। एक जिंदगी का अपना एक सफर होता है और वह सफर कहीं से ना कहीं से जरूर स्टार्ट होता है। उसी तरह एक नई जिंदगी का जो सफर होता है वह एक सेल से स्टार्ट होता है। जरा सोचो, हर एक मेल के अंदर एक अपना सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में एक बीज बोया जाता है और वह बीज के द्वारा आने वाले दिन में एक दिन एक नई जिंदगी का जन्म दे सकता है। तो जरा सोचो, यह जो सिस्टम है यह केवल ऑर्गेन का ग्रुप नहीं होता, बल्कि नेचर का बनाया हुआ एक मास्टर प्लान होता है, जिसके अंदर वह बीज रूपी सेल का जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। यानी हम बोल सकते हैं कि हर एक मेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेन सिस्टम होता है जो एक फैक्ट्री ऑफ लाइफ की तरह काम करता है, और वही ऑर्गेन सिस्टम को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकू एंड छुटकियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, वही सिस्टम जहां से एक नई जिंदगी का शुरुआत होता है। तो चलिए यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने की कोशिश करते हैं। यदि आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यह जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में बांटा गया है। पहला को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। यदि आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका होता है टेस्टिज। क्या होता है? टेस्टिज होता है। और यदि आप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी को बोलते हैं हम एक्सेसरी डक्ट। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं। इसके अंदर शामिल होते हैं रेटी टेस्टिज, रेटी टेस्टिज, उसके बाद वैसा इफ्रेंटिया, वैसा इफ्रेंटिया, उसके बाद यदि बात करेंगे तो शामिल होते हैं इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस, उसके बाद यदि बात करेंगे तो शामिल होता है वेस डिफरेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 2 में होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। क्या होते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड, यह एक्सेसरी ग्लैंड में शामिल होते हैं सेमिनल वेसिलस, सेमिनल वेसिलस शामिल होते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड शामिल होते हैं। उसके बाद यदि देखेंगे तो बल्बो उरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, कॉपर्स ग्लैंड के भी नाम से हम जानते हैं। उसके बाद यदि हम तीसरा का बात करते हैं तो तीसरा होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इस एक्सटर्नल जेनिटिलिया में शामिल होते हैं आपका पेनिस। कौन होता है? आपका पेनिस। उसके बाद होता है स्क्रोटम, जेनिटेलिया। ओके, तो आप यहां पे देखें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया। पहला है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें शामिल होते हैं टेस्टिज। दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें शामिल होते हैं तीन पार्ट। पहला पार्ट है एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट में शामिल है रेटी टेस्टिज, वेसा डिफरेंटिया, एपिडिडाइमिस, वेस डिफरेंस, और एक्सेसरी ग्लैंड में शामिल है सेमिनल वेसिलस, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो उरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, और तीसरा है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें शामिल है पेनिस और स्क्रोटम।
तो चलिए इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को के जो भी पार्ट्स है और पार्ट्स में शामिल जितने भी ऑर्गेन्स हैं, सब ऑर्गेन्स को डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन में शामिल टेस्टिज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन में शामिल टेस्टिज के बारे में। टेस्टिज, टेस्टिज, जी हाँ, वही टेस्टिज जो यह केवल ऑर्गेन का रोल प्ले नहीं करता, बल्कि यह टेस्टिज वही जगह है, वही स्थान है जहां पे जिंदगी का पहला टुकड़ा बनता है, जहां पे जिंदगी का पहला टुकड़ा बन के तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। तो यह टेस्टिज के बारे में यदि आप जानोगे तो यह टेस्टिज का जो शेप होता है वह कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक मेल में कितने टेस्टिज होते हैं? 2 टेस्टिज होते हैं। कितने टेस्टिज होते हैं? 2 टेस्टिज होते हैं। और टेस्टिज का जो शेप होता है वह कैसा होता है? ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल होता है। यदि इसका लेंथ का बात करते हैं तो प्रत्येक टेस्ट की जो लेंथ होती है, टेस्टिज की जो लेंथ होती है वह लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 4 to 5 सेंटीमीटर होते हैं। और यदि इसका ब्रेथ का बात किया जाए तो इसका ब्रेथ जनरली 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। बात समझ में आया? अब यह जो टेस्टिज जो होता है ना, यह टेस्टिज पहले से ही हमारे पेल्विस रीजन में नहीं रहते। यह जो टेस्टिज जो होता है यह पहले रहता है एब्डोमिनल कैविटी में। यह टेस्टिज कहाँ रहता है? एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। अब देखिए, जब कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, जो कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, तो जब तक वह बच्चा का 7 महीना नहीं होता तब तक वह बच्चा का जो यह टेस्टिज होता है वह एब्डोमिनल कैविटी में ही छुपा होता है। वह कहाँ छुपा होता है? एब्डोमिनल कैविटी में ही छुपा होता है। और 7 महीना के दौरान में वह टेस्टिज एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है? बाहर आता है। क्या होता है? बाहर आता है। और उस बाहर एक जगह होता है, बाहर एक जगह होता है, एक थैली नुमा, एक पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। जी हाँ, यह स्क्रोटम केवल एक थैली नुमा स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि यह टेस्टिज के लिए क्या होता है? टेस्टिज का वह जगह होता है जो यह स्क्रोटम बहुत ही प्यार से वह टेस्टिज को संभाले हुए रखता है। जिस तरह एक माँ क्या करती है, अपने बच्चे को अपने गोद में उसके गर्मी के लिए अपने गोद में रखती है, उसी तरह यह स्क्रोटम जो होता है वह टेस्टिज को अपने थैली में छुपा के रखता है, ताकि वह टेस्टिज क्या रह सके? ठंड रह सके। यानी हम बोल सकते हैं कि टेस्टिज का जो टेम्परेचर होता है वह हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं वह क्या होते हैं? कम होते हैं। यानी टेस्टिज का जो टेम्परेचर होता है वह हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है ना? और यह स्क्रोटम ही वह जगह है, वह ऑर्गन है जिससे टेस्टिज के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेस्टिज के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ताकि वह जिंदगी का जो टुकड़ा यानी जो स्पर्म है उसके अंदर आसानी से बन सके। ओके, तो अब यदि हम आगे बात करते हैं तो अब क्या होता है कि यह जो एब्डोमिनल कैविटी जो होता है, एब्डोमिनल कैविटी से यह स्क्रोटम में जो टेस्टिज आता है तो एक रास्ते द्वारा आता है, एक पाथ द्वारा आता है। उस रास्ते को हम बोलते हैं ग्वीनल कैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वीनल
कैनल बोलते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम तक लाने में यही रास्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप यदि जानोगे, आप यदि टेस्टिज के बारे में जानोगे तो क्या होता है कि कम से कम 100 बच्चे में से 2-3 बच्चे का ऐसा होता है कि उसका टेस्टिज एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ ही नहीं पाता है। तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोरचिडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरचिडिज्म बोलते हैं। यानी क्रिप्टोरचिडिज्म वह कंडीशन है, वह सिचुएशन है जिसमें क्या होता है कि बच्चे का जो टेस्टिज या तो सिंगल टेस्टिज या तो दोनों टेस्टिज क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं। तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरचिडिज्म बोलते हैं। ठीक है। और एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्चियोटॉमी बोलते हैं, ऑर्चिकटॉमी बोलते हैं। यह तो ऑर्चिकटॉमी जो है यह एक सर्जिकल ऑपरेशन है। यह क्या है? एक सर्जिकल ऑपरेशन है। कहने का मतलब हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिज में कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, टेस्टिज में कैंसर हो जाते हैं, टेस्टिज किसी प्रकार से डैमेज हो जाता है, या तो किसी को शौक होता है। क्या शौक होता है? कि मैं मेल से फीमेल बनूं। तो उस समय क्या किया जाता है? टेस्टिज को सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है। तो वही सर्जरी का नाम क्या है? ऑर्चिकटॉमी। क्या नाम है? ऑर्चिकटॉमी है। यानी ऑर्चिकटॉमी एक सर्जिकल ऑपरेशन है जिसके द्वारा किसी भी कंडीशन में टेस्टिज को क्या किया जाता है? सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है। बात समझ में आया? अब एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्चिपेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्चिपेक्सी बोलते हैं। यह भी क्या है? एक सर्जिकल ऑपरेशन ही है। ये ऑर्चिपेक्सी ये भी एक क्या है? सर्जिकल ऑपरेशन ही है। यानी जिस कंडीशन में, यानी क्रिप्टोरचिडिज्म के कंडीशन में क्या हुआ था? बच्चे का टेस्टिज एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम तक नहीं आ पाया। तो यही ऑपरेशन के जरिए उस बच्चे का जो टेस्टिज है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम तक लाने का काम करेगा। ठीक है ना? तो वही सर्जरी का नाम क्या है? ऑर्चिपेक्सी। क्या नाम है? ऑर्चिपेक्सी नाम है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। टेस्टिज को हम डिटेल से जानते हैं। टेस्टिज के बिना यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ नहीं है। ठीक है। तो चलिए टेस्टिज के बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो टेस्टिज का यदि स्ट्रक्चर का बात करते हैं, टेस्टिज का यदि स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो जनरली टेस्टिज का जो स्ट्रक्चर होता है जनरली इस तरह सा होता है। टेस्टिज का जो स्ट्रक्चर होता है जनरली इस तरह से होता है। ठीक है। यदि यहाँ पे देखोगे तो इस टाइप के कंपार्टमेंट बने होते हैं। ठीक है। इस टाइप के क्या बने होते हैं? कंपार्टमेंट बने होते हैं। यदि टेस्टिज के स्ट्रक्चर को देखोगे तो टेस्टिज के स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी वाला जो यह जो लेयर है इसको हम बोलते हैं टूनिका वेजिनेलिस। क्या बोलते हैं? टूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। इसके अंदर वाले जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं टूनिका अल्बुजेनिया। क्या बोलते हैं? टूनिका अल्बुजेनिया बोलते हैं, जीनिया बोलते हैं। और यह जो लाइन टाइप का आपका दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं, टूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं। बात समझ में आया? अब आप सोचिए कि टेस्टिज एक ऐसा जगह जहां हुआ बीच का टुकड़ा का जन्म होता है, तो इसके लिए भी तो प्रोटेक्शन के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो यह जो तीनों जो होते हैं, तीनों जो भाई होते हैं, ये टूनिका वेजिनेलिस, टूनिका अल्बुजेनिया और टूनिका वेस्कुलोसा, यह क्या करते हैं? अपने लेयर से इसके अंदर अंदर में यानी जो यह टेस्टिज है उसको बहुत ही प्यार से संभाल के प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं।
आप यदि इस टेस्टिस के अंदर देखोगे तो यह टेस्टिस का एक पूरा क्या है, घर है। टेस्टिस का एक क्या है, ये पूरा घर है, जहां पे ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट के रूप में उसके कमरे हैं, जहां पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट के रूप में वह कमरे हैं, जिस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। जी हाँ, यह वही कंपार्टमेंट है जहां पे आपका प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, सेमनीफेरस ट्यूबुलस। क्या प्रेजेंट रहता है, सेमनीफेरस ट्यूबुलस प्रेजेंट रहता है, सेमनीफेरस ट्यूबुलस। हाँ, सेमनीफेरस ट्यूबुलस वह वही जमीन है, वह वही नली है, वह वही डक्ट है, जहां पे क्या होता है कि वह बीज का टुकड़ा जो एक नई जिंदगी देने वाला है, जो स्पर्म है, उसका यहाँ पे निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो कहां पे होता है, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुलस के नाम से हम जानते हैं। और एक बात आप याद रखिए कि यह जो कंपार्टमेंट जो होते हैं ना, वह एक टेस्टिस में कम से कम 200 टू 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 200 टू 250 कंपार्टमेंट होते हैं। अब यदि बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुलस के बारे में, तो यह सेमनीफेरस ट्यूबुलस क्या करता है, इसके अंदर दो सेल होते हैं। क्या होते हैं, दो सेल होते हैं, जिस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिक सेल। क्या है, स्पर्मेटोगोनिक सेल। और दूसरा सेल का नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है, सर्टोली सेल नाम है। तो सेमनीफेरस वह जमीन, वह भूमि, वह डक्ट जहां पे वह बीज का टुकड़ा बनने को तैयार है, उस बीज को टुकड़ा बनाने के लिए यानी स्पर्म का निर्माण करने के लिए तैयार है सेमनीफेरस ट्यूबुलस का स्पर्मेटोगोनिक सेल। यानी यह स्पर्मेटोगोनिक सेल वही सेल है जो जर्म सेल का निर्माण करता है, जर्म सेल का निर्माण करता है, मतलब यही क्या करता है, स्पर्म बनाता है, अपने खून पसीने से स्पर्म का निर्माण करता है, स्पर्म बनाता है। और यह जो सर्टोली जो सेल है, यह सर्टोली सेल इसके भाई की तरह क्या मान के चलिए, इसका निर्माण किया, मतलब यह इसका मदर हो गया, स्पर्म का मदर हो गया स्पर्मेटोगोनिक सेल, और यह इसके फादर का रोल प्ले करता है। बोलता है कि बेटा तुम यदि यहाँ पे जन्म लिए हो तो मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह सर्टोली सेल क्या करता है, ये स्पर्म के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यह फादर के रूप में यदि है तो इसको इसके बचाव की भी तो चिंता रहेगी ना। यह जानता है यदि मेरे स्पर्म को यदि ऐसे ही छोड़ दें तो क्या करेगा, जो यूमनी सेल जो है, यूमनी जो सेल वहां पे है, वह क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। यह यूमनी सेल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। जब यह अटैक करेगा तो फिर ये बच्चा दिक्कत में आ जाएगा। इसी का यह सर्टोली सेल क्या करता है, यह सर्टोली सेल आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, या तो फॉर्म करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, ब्लड टेस्टिज बैरियर का। किसका फॉर्मेशन करता है, ब्लड टेस्टिज बैरियर का फॉर्मेशन करता है। जी हाँ, ब्लड टेस्टिज बैरियर वही टेस्टिज बैरियर है जो स्पर्म के यूमनी सेल यानी स्पर्म को यूमनी सेल के अटैक से बचाने का काम करता है। और सर्टोली सेल एक हार्मोन का भी रिलीज करता है, एक हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं AMH हार्मोन, यानी इसको बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन वो हार्मोन है जो यदि पता चल गया क्रोमोसोम के द्वारा कि गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़का होने वाला है, तो यही एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है कि उस लड़के के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण करने में मदद करता है।
बात समझ में आया। तो यहां से जन्म होता है एक स्पर्म का। अब क्या करता है स्पर्म का, तो जन्म यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूबुलस में तो हो गया स्पर्मेटोगोनिक सेल के द्वारा। अब यह स्पर्म क्या करेगा, अब यहां से थोड़ा बाहर की दुनिया में निकलने की कोशिश करेगा, बाहर की दुनिया में निकलेगा। अब यह थोड़ा कुछ सीखेगा, स्कूल जाएगा, ठीक है ना। यानी यह क्या करेगा, यह बाहर निकलेगा एक नली के जरिए। ये बाहर क्या करेगा, एक नली के जरिए निकलेगा, जो यहाँ पे बहुत सारे क्वाइल लाइक नली यहाँ पे रहेंगे, बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हुए इस टाइप के क्या करेंगे, क्वाइल लाइक नली यहाँ पे रहेंगे इस टाइप का यहाँ पे, ठीक है। इसी नली को हम क्या बोलते हैं, इस नली को हम बोलते हैं रीटी टेस्टिज। क्या बोलते हैं, रीटी टेस्टिज बोलते हैं। यानी याद रखिएगा कि आपका जो टेस्टिज था वह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट था, लेकिन यह रीटी टेस्टिज से आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एक्सेसरी डक्ट का पार्ट स्टार्ट हुआ है। तो रीटी टेस्टिज से यह स्पर्म क्या करेगा, बाहर निकलेगा, और रीटी टेस्टिज से जुड़े होते हैं 3-4 नलियां, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस नली को हम बोलते हैं वैसा इफ्रेंटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसा इफ्रेंटिया बोलते हैं। यही जो वैसा इफ्रेंटिया है, यह क्या करेगा, वैसा इफ्रेंटिया जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, वैसा इफ्रेंटिया जुड़े होते हैं हमारे एपिडिडाइमिस से। किससे जुड़े होते हैं, एपिडिडाइमिस से जुड़े होते हैं। यानी यह जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह जो नली नुमा जो पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह आपका क्या है, एपिडिडाइमिस है। इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। जी आपको बता दे कि यह वही एपिडिडाइमिस है जो स्पर्म का एक स्कूल की तरह प्ले रोल करता है। यानी यह स्पर्म रीटी टेस्टिस से होते हुए वैसा इफ्रेंटिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में जाता है, और एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। वह पार्ट जहां पे क्या होते हैं, वैसा इफ्रेंटिया जुड़े होते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं केपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केपुट बोलते हैं। और यदि बात करेंगे आगे का कि वह प्लेस एपिडिडाइमिस का वह प्लेस जहां पे क्या होता है, स्पर्म मैच्योर होता है, स्पर्म मैच्योर होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस पार्ट। क्या बोलते हैं, कॉर्पस बोलते हैं। और अंतिम वाले पार्ट को हम बोलते हैं केवड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केवड़ा, ठीक है। तो आप जानिए कि एपिडाइडेमिस वह जगह है जहां जो स्पर्म निकल के आया, ठीक है ना, यानी स्पर्म निकल के आया और कॉर्पस वाले प्लेस में जाके वह बैठ गया। यानी यह एपिडाइडेमिस उसके लिए स्कूल के जैसा है। यहाँ पे स्पर्म आके बहुत कुछ सीखता है, बड़ा होता है, अपने आप को मैच्योर करता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आता है, मैच्योर होता है, ठीक है ना। उसके बाद स्पर्म जब आता है, अब तो यहाँ पल भर के बड़ा हुआ, कुछ सीखा यहाँ पे, उसके बाद अब आता है इसका आगे जाने का प्रोसेस। आगे जाने का प्रोसेस मतलब क्या, अब यह आगे जाएगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ेगा, ताकि जिंदगी में कुछ कर पाए, ठीक है ना। तो अब यह स्पर्म यहां से उठता है और केवड़ा से होते हुए, यानी केवड़ा वह पार्ट है जो केवड़ा जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, जिसका नाम है वेस्ट डिफरेंस। किससे जुड़ा होता है, वेस्ट डिफरेंस से जुड़ा होता है। यानी वेस्ट डिफरेंस वही रास्ता है, वेस्ट डिफरेंस वही रास्ता है जो स्पर्म को अपने मंजिल की ओर लेने का काम करता है, ठीक है। तो यहां तक टेस्टिज के बारे में आप लोग तो समझ में आया हो गया। अब चलिए जानते हैं स्पर्म के आगे की दुनिया, आखिर स्पर्म कहां कहां जाता है, किसके किसके साथ मिलता है, ठीक है ना। तो वेस्ट डिफरेंस तो समझ में आया। अब यदि हम बात करते हैं, आगे यदि आप देखोगे यहाँ पे, तो वेस्ट डिफरेंस यानी यह जो स्पर्म, अब जो ये टेस्टिज है, इसको थोड़ा सा छोटा हम बना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हम बना देते हैं। यह टेस्टिज से जुड़ा है, वेस्ट डिफरेंस जुड़ा है, और वेस्ट डिफरेंस आगे जाता है, जाता है, जाता है,
और जाता है और यह जुड़ा होता है, यहाँ पे आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर इधर से भी एक वेस्ट डिफरेंस जुड़ा होता है, एक टेस्टिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इससे जुड़ा होता है यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, ठीक है। और इससे आपका जुड़ा होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, फिर आगे जाओगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे और एक चीज जुड़ा होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, फिर आगे जाओगे तो इसको इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि टेस्टिस से स्पर्म गया कहाँ पे, वेस्ट डिफरेंस में, यानी वेस्ट डिफरेंस क्या किया, स्पर्म को अपने मंजिल की ओर लेने में मदद कर रहा है। तो स्पर्म वेस्ट डिफरेंस के द्वारा जाते गया, चलते गया, चलते गया, चलते चलते थक गया, यह एम्पुला तक पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया, एम्पुला तक पहुंच गया। फिर यह स्पर्म जो है आके मिला, यहाँ पे किससे आके मिला, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने डक्ट तो पढ़ लिया, डीटी टेस्टिस, वैसा एफ्रेंटिया, एपिडिडाइमिस और वेस्ट डिफरेंस। अब हम बात कर रहे हैं उसके दूसरे पार्ट, मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के दूसरे पार्ट, जिसको हम बोले थे एक्सेसरी ग्लैंड। तो एक्सेसरी ग्लैंड में शामिल कौन हुआ, सेमिनल बेसिलस जो है स्पर्म का एक दोस्त है, स्पर्म का क्या है, दोस्त है। जब यह स्पर्म चलता थकता यहाँ पे पहुंचा तो सेमिनल बेसिलस देख के स्पर्म को बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया, बहुत ही ज्यादा इमोशन हो गया। वह अपना दोस्त को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशन हो गया, बोला मेरा दोस्त तुम इतना थक गए हो आते आते, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक फ्लूइड बनाता हूं, तो वह अपने दोस्त के लिए सेमिनल बेसिलस एक फ्लूइड बनाता है, यानी सेमिनल बेसिलस से एक फ्लूइड का सिक्रेशन होता है जो येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, जो सेमन का 60 to 70% होता है। जो सेमन का कितना परसेंट होता है, 60 to 70% होता है। और यही एलोइस जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं, फ्रुक्टोज, क्या शामिल होते हैं, फ्रुक्टोज शामिल होते हैं। यानी यह सेमिनल बेसिलस जो दोस्त है स्पर्म का, यह फ्रुक्टोज का निर्माण कर देता है, किसके लिए, स्पर्म के लिए, यानी फ्रुक्टोज शामिल होते हैं वह येलो फ्लूइड में। तो जब उसके साथ जाके मिलते हैं तो वह स्पर्म को फ्रुक्टोज के जरिए एनर्जी मिलता है, क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। उसके बाद यही एलोइस फ्लूइड में और एक चीज प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेजलैंडिन, क्या बोलते हैं, प्रोस्टेजलैंडिन बोलते हैं। यह प्रोस्टेजलैंडिन क्या करता है, यह जानता है कि मेरा जो दोस्त है कौन, स्पर्म, जब फीमेल ट्रैक्ट में जाएगा तो वहां पर भी वह कमजोर पड़ जाएगा। इसी कारण प्रोस्टेजलैंडिन क्या करता है, अपने दोस्त स्पर्म की सहायता करता है, बोलता है कि चिंता मत करो दोस्त, जब तक तुम अपने लक्ष्य की नहीं प्राप्ति कर लेते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और यह स्पर्म जब फीमेल ट्रैक्ट में जाता है, फीमेल के अंदर जब जाने की कोशिश करता है तो उस मार्ग में उसका मोटिलिटी रेट, उसका मूवमेंट जो है वह कम ना पड़ जाए, इसी कारण उसको मूवमेंट के लिए क्या करता है, उसका मूवमेंट को बढ़ाए रखता है, कौन, प्रोस्टेजलैंडिन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सेमिनल बेसिलस से इसको तो एनर्जी प्राप्त हो गया, और सेमिनल बेसिलस या स्पर्म को प्रोटेक्शन का काम किया, किसका काम किया, प्रोटेक्शन का काम किया। फिर आगे इसका एक दोस्त और बैठा है, इस दोस्त को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या बोलते हैं,
प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। यह प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये भी इसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है। बोलता है ठीक है दोस्त, सेमिनल बेसिलस ने तुम्हारी तो एनर्जी बढ़ाई है, सेमिनस बेसिलस ने तुम्हारी तो एनर्जी बढ़ाई है, मैं तुमको और थोड़ा प्रोटेक्शन करने का काम करता हूं। तो यह प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड एक मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करता है, एक मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करता है, ठीक है ना। जिस मिल्की फ्लूइड में आपका कंटेंट रहता है, क्या कंटेंट रहता है, कैल्शियम आयन कंटेंट रहते हैं और जिंक आयन कंटेंट रहते हैं। या कैल्शियम आयन और जिंक आयन क्या करता है, स्पर्म के हेल्थ में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट का रोल अदा करता है। यानी उसके स्पर्म का जो हेल्थ होता है उसको अच्छे से रखने में यह कैल्शियम आयन और जिंक आयन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक बात याद रखिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड में सिक्रेशन जो मिल्की फ्लूइड है, जो मिल्की फ्लूइड है उस सेमन का 25 to 30% होता है। कितना होता है, 25 to 30% होता है, ठीक है। और फिर यह मिल्की फ्लूइड ये भी जानता है कि जब मेरा दोस्त स्पर्म जब फीमेल ट्रैक्ट में अंदर जाएगा तो वहां फीमेल ट्रैक्ट जो होगा, ठीक है, वह फीमेल ट्रैक्ट कहीं ना कहीं एसिडिक मीडियम में होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, एसिडिक मीडियम में होगा, जो मेरे दोस्त स्पर्म के लिए क्या हो सकता है, खतरा बन सकता है। इसी कारण यह मिल्की फ्लूइड क्या करता है, इसके साथ शामिल होता है और यह बोलता है चिंता मत करो, यदि फीमेल के ट्रैक्ट में एसिडिक मीडियम यदि पाया जाएगा तो मैं खुद क्या हूं, अल्कलाइन नेचर का हूं, मैं खुद क्या हूं, अल्कलाइन नेचर का हूं। और तुम जब उसके ट्रैक्ट में जाओगे तो वहां एसिडिक मीडियम के साथ में मिल जाऊंगा और उसको क्या कर दूंगा, न्यूट्रलाइज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, न्यूट्रलाइज कर दूंगा। तो यह मिल्की फ्लूइड क्या करता है, वह स्पर्म के साथ मिलके फीमेल ट्रैक्ट में उस फीमेल ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण स्पर्म को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब फिर क्या करता है कि आगे बढ़ता है, स्पर्म फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद इसका और एक दोस्त से मिलान होता है जिसको हम बोलते हैं बल्बो उरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, बल्बो उरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। यह बल्बो उरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, इसको पेनिस के जरिए यानी उरेथ्रा के जरिए बाहर निकलने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। बल्बो उरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। और बल्बो उरेथ्रल क्या करता है, बोलता है कि चिंता मत करो, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो मैं तुमको किसी भी प्रकार का कोई रास्ता में रुकावट बनने नहीं दूंगा। तो यह क्या करता है, बल्बो उरेथ्रल ग्लैंड तुरंत एक प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। क्या करता है, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। उस प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड का जो नाम है उसका नाम है प्रीकम। क्या नाम है, प्रीकम नाम है। होता क्या है कि स्पर्म बाहर निकलने से पहले वह जो उरेथ्रा जो है यानी पेनिस में जो प्रेजेंट उरेथ्रा है, वह स्पर्म निकलने से पहले कहीं ना कहीं क्या होता है, यूरिन पास हुआ रहता है, जिसके कारण यह जो उरेथ्रा का जो रास्ता है वह क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। और वही बात हुआ ना कि जब स्पर्म एसिडिक मीडियम से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए तकलीफ बन सकता है। इसी कारण क्या होता है कि बल्बो उरेथ्रा प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड का निर्माण करता है, सिक्रेशन करता है, जिसको हम प्रीकम बोलते हैं। और यह रास्ता को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि यह प्रीकम जो होता है वह अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। और क्या करता है, ये रास्ता को पूरा एकदम लुब्रिकेशन का काम करता है, ये पूरा रास्ता को एकदम प्लेन करता है, पूरा क्लीन करता है, ठीक है ना। यानी प्रीकम इस रास्ते को लुब्रिकेशन करने का भी काम करता है, ठीक है। अब स्पर्म बहुत ही सब दोस्तों से मिलता हुआ, एनर्जी पाता हुआ, प्रोटेक्शन लेयर चलते हुए वह आगे निकल जाता है। यानी इस रास्ता को हम बोलते हैं उरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उरेथ्रा बोलते हैं। यह जो उठा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांस
पेनिस बोलते हैं, ठीक है। और यह पेनिस के ऊपर एक आपका क्या रहता है, एक स्किन रहता है, जिस स्किन को बोलते हैं फोर स्किन के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फोर स्किन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे सेमिनल बेसिलस कितने होते हैं, 2 होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होते हैं। आ रहा समझ में, इस टाइप का यहाँ पे इसका सफर आगे की ओर बढ़ता है। किसका सफर, इसी का यानी स्पर्म का सफर आगे बढ़ता है, यानी सबसे प्रोटेक्शन लेता हुआ स्पर्म क्या किया, आगे बढ़ गया। अब वह फीमेल ट्रैक्ट में जाएगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा, और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ के फिर क्या करेगा, एक नई जिंदगी को उभारेगा, ठीक है। तो अब चलिए, ये तो पूरा आपको समझ में आ गया। तो इसमें आपका खत्म हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिज आपका खत्म हुआ। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पहला पार्ट एक्सेसरी डक्ट्स खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा पार्ट एक्सेसरी ग्लैंड खत्म हुआ। अब तीसरा पार्ट का बात करते हैं, तो तीसरा पार्ट आपका क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेला है। क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। यह एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका शामिल है पेनिस, और दूसरा शामिल है स्क्रोटम। क्या शामिल है, स्क्रोटम शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेनिस क्या है, पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जो कॉपुलेटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं, यानी कॉपुलेशन में मदद होता है, यानी संभोग में मदद करता है, ठीक है ना। और क्या होता है, यूरिन को बाहर लाने में भी मदद करता है पेनिस, ठीक है। और यदि स्क्रोटम का बात करें, तो स्क्रोटम का तो बात हमने पहले ही कर दिया कि स्क्रोटम क्या करता है, उसके यानी टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है, ताकि वह क्या कर सके, वहां पे सेमन आने बोले तो स्पर्म का निर्माण कर सके। किसका निर्माण कर सके, स्पर्म का निर्माण कर सके। और बात आप याद रखिएगा कि स्क्रोटम में क्या होते हैं, 2 मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 मसल्स होते हैं। एक मसल का नाम है डार्टोस मसल्स। क्या नाम है, डार्टोस मसल्स नाम है। और दूसरा मसल्स का नाम है आपका क्रीमास्टर मसल। क्या नाम है, क्रीमास्टर मसल्स नाम है। यह जो डार्टोस मसल जो है ना, यह डार्टोस मसल जो होता है वह स्मूथ मसल्स होता है। क्या होता है, स्मूथ मसल्स होता है, ठीक है। डार्टोस मसल्स क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। और क्रीमास्टर मसल जो होते हैं वह स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है। अब डार्टोस मसल्स का काम क्या है, कि होता क्या है, आप कभी गौर किए होंगे, आप कभी महसूस किए होंगे कि जो हमारा जो टेस्टिज है ना, वह विंटर में क्या करता है, विंटर में कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रेस्ट करता है, और समर में क्या करता है, रिलैक्स करता है। समर में क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जिस मसल्स के द्वारा हो रहा है, कहां पे, स्क्रोटम में, उस मसल्स को बोलते हैं हम डार्टस मसल्स। क्या बोलते हैं, डार्टस मसल्स बोलते हैं। अब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से टेस्टिज क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी की ओर ऊपर बढ़ता है ना। यानी टेस्टिज क्या होता है, टेस्टिज सिकुड़ता जब है तो छोटा हो जाता है, और रिलैक्स जब होता है तो बड़ा हमको लगता है। लेकिन टेस्टिज छोटा बड़ा नहीं होता, वह मसल सिकुड़ता है, डार्टस मसल सिकुड़ता है, और वह टेस्टिज क्या करता है, सिकुड़ने के दौरान एब्डोमिनल कैविटी की ओर थोड़ा चल जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टेस्टिज का एब्डोमिनल कैविटी की ओर मूवमेंट करना, यानी इसकी ओर जाना, जिस मसल्स के द्वारा पॉसिबल होता है, उसी मसल को बोलते हैं क्रीमास्टर मसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी सीधा सा आप बात जानिए कि डार्टस मसल्स के द्वारा आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होता है, और मूवमेंट का काम जो एब्डोमिनल कैविटी की ओर ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी एब्डोमिनल कैविटी के साइड में जाना और फिर उसके साइड से फिर बाहर आना, यह जो काम होता है जिस मसल्स के द्वारा होता है, उस मसल्स को हम बोलते हैं क्रीमास्टर मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीमास्टर मसल बोलते हैं। तो आई होप कि यह पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो यहां से आप एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हो कि जिस तरह स्पर्म इतना तकलीफ झेलते हुए उसके हर एक रास्ते में एक कहीं ना कहीं दोस्त बहुत सारे मदद उसको करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है। भले परेशानियां बहुत सारी आती है, लेकिन यदि कहीं समय समय पर यदि हमको सच्चे दोस्त से मुलाकात हो जाए, सच्चे दोस्त यदि हमारी मदद कर जाए, तो हमारे जो लक्ष्य हैं उसको पाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, जिस तरह स्पर्म के साथ हुआ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि यह जो कंसेप्ट था आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा। ठीक है, और यदि इसी तरह वीडियो पाना है आपको, इसी तरह वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।